हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता है सेमीकंडक्टर इज़ द हार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ वो सेमीकंडक्टर के कारण हुआ। और ये टॉपिक आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा, खासकर जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, 8 to 10 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जाता है, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर डायोड पर फोकस है। हम सेमीकंडक्टर को 3 पार्ट में आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। पहला क्लास जो आज का क्लास है डायोड पर होगा, सेकंड नंबर का क्लास हम ट्रांजिस्टर पर पढ़ाएंगे, और थर्ड इसका जो लेक्चर होगा वह लॉजिक गेट पर होगा। अभी सीबीएसई बोर्ड में ओनली डायोड तक आपका सिलेबस है, तो जो सीबीएसई की स्टूडेंट हैं उनको डायोड तक बस पढ़ना है। इस लेक्चर से उनका क्लास 12 का एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। बस आप यहाँ सुनोगे और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे। इवन रिविज़न का भी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा जनरली हम नहीं कहते, हम बोलते हैं कि रिविज़न करना पड़ेगा। आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि आज यदि आप लेक्चर को ध्यान से सुन लिए तो सीधा एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। डायोड, देखो सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस चैप्टर में हम कंप्लीट उसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि वास्तव में सेमीकंडक्टर होता क्या है, किस तरह के कंडक्टर को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये होता क्या है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले हमको कुछ इसके बेसिक समझने होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको सॉलिड के बारे में पढ़ना होता है। तो एक्चुअल में जो सॉलिड मैटर्स होते हैं, मैटर्स के जो 5 स्टेट होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा इन द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट में जो पहला स्टेट है सॉलिड, ये सॉलिड से ही क्या करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, सॉलिड को यदि क्लासीफाई किया जाए तो सॉलिड को हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पर देखो कि ये दोनों सॉलिड का बिहेवियर क्या है। वैसे ये चीज़ आप पहले से लोअर क्लासेस में आप इसको पढ़े हुए होते हो। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है ऐसा सॉलिड जिसके एटम्स के जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वह प्रॉपर नहीं होता, मतलब वो सिस्टमेटिक नहीं होता, अगेन एंड अगेन उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। जैसे बाय द वे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊँ कि मान लो ऐसा है, फिर अगला आइटम इस साइज का है, तो अगला आइटम सपोज ऐसा है, फिर अगला आइटम सपोज इस टाइप का है, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। मतलब इसके देखो एटम के जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वह क्या है, प्रॉपर नहीं है। लाइट, वुड, क्ले, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉलिड जिसके जो एटम के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है या उनका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं, कोई भी एक एग्जांपल, मान लो एक स्ट्रक्चर इस तरह से, जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ये इस तरह से मान लो एक स्ट्रक्चर है, और सेकंड एटम भी देखो ऐसे ही आया, इसके बाद कोई आया वो उसी तरह के अरेंजमेंट में आया, यहाँ पर भी कोई आया तो उसी तरह के अरेंजमेंट में आया। इस तरह से जब प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। लाइक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ये चीज़ हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा पढ़ने का पर्पज़ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही हम क्या बनाएंगे, सेमीकंडक्टर। जितने भी सेमीकंडक्टर्स हम बनाते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से बनाते हैं, नॉट एमॉर्फस सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी बैंड इन सॉलिड। देखो सेमीकंडक्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमको एनर्जी बैंड समझना होगा। तो एनर्जी बैंड होता क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया कि सॉलिड का स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है, जब उसको बनता है या बनाया जाता है, तो जो इंडिपेंडेंट एटम्स हैं वो पास पास आते जाते हैं। ठीक है, आपने ये बात केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि सपोज ये एक एटम है, फिर ये दूसरा एटम है, ये एटम है, ये सब एटम जब इंडिपेंडेंट कंडीशन में रहते हैं एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स है वो उसको हायर में एनर्जी लेवल से लेकर मिनिमम एनर्जी लेवल पर लाता है, और धीरे धीरे ये एटम क्या होते जाते हैं, पास होते जाते हैं, क्लोजर होते जाते हैं। और जब ये बहुत पास हो जाते हैं
तो ये आके मिनिमम एनर्जी लेवल पर अरेंज हो जाते हैं। अब ये इससे कम डिस्टेंस पर ये नहीं आ सकते। ये आर नॉट डिस्टेंस, सपोज ये आर नॉट डिस्टेंस है जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन या इंटर एटॉमिक सेपरेशन इसको कहा जाता है। तो इस कंडीशन पर आने के बाद ये जो एटम होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं और इस तरह से एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री एटम से सॉलिड का कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंस्ट्रक्शन होता है तो ये अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। ये जो एनर्जी लेवल है यह इनका मिनिमम एनर्जी लेवल है, मिनिमम एनर्जी लेवल। ये जब अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं तब इस मिनिमम एनर्जी लेवल का जो ग्रुप बनता है, जैसे ये एक मिनिमम एनर्जी लेवल है, फिर ये मिनिमम एनर्जी लेवल है, बहुत सारे एनर्जी लेवल का जो इनका ग्रुप बनता है, इनका जो ग्रुप बनेगा यही मिनिमम एनर्जी लेवल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ये कहलाता है एनर्जी बैंड। दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ मिनिमम एनर्जी लेवल आफ्टर क्रिस्टल फॉर्मेशन और सॉलिड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। एक बार और ध्यान से सुनो। देखो, एक चीज मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने के पहले बताया कि इस लेक्चर के आप एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुन लो, सीधा एग्जाम में लिख के आओगे। सपोज आपको एग्जाम पूछा व्हाट इज एनर्जी बैंड, तो सीधा आप लिखोगे द ग्रुप ऑफ मिनिमम एनर्जी लेवल्स आफ्टर सॉलिड कंस्ट्रक्शन और क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। बैंड का मतलब ही होता है ग्रुप, ठीक है। बैंड का यदि हम मीनिंग देखें तो बैंड का मतलब ही होता है ग्रुप। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ये कहलाता है एनर्जी बैंड। इस प्रकार से एनर्जी बैंड होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके एनर्जी बैंड को समझते हैं। कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी बैंड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन। आपको मालूम है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 6 होता है। तो 6 कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर को यदि हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका करें तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। अब ये चीज़ आपको मालूम है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो ऑर्बिटल है वह क्या है, पार्शली फुलफिल है। मतलब उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन जो 6 का उसका कैपेसिटी है नहीं है। तो ये बात आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का नीड है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके लिए क्या करता है, दूसरे एटम के साथ में ये शेयरिंग करता है, बॉन्डिंग करता है और अपने 6 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इसके लिए आपने ये पढ़ा होगा कि इस तरह से क्या होता है, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो जब इसको फिलअप किया जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज पहले फिलअप किया जाता है। आपको मालूम है ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इसके पास तो 2 ही हैं, इसके बाद इसको 4 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और इस 4 के रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या करता है, सॉलिड फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जब एनर्जी लेवल बनता है, जो अभी आपको मैंने बताया कि जब भी इस तरह से किसी एटम से किसी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी लेवल बनता है, जो एनर्जी बैंड बनता है, वो कार्बन में किस तरह से बनता है इसको हम देखते हैं। तो एनर्जी बैंड को हम यहाँ पर 3 टाइप से क्लासीफाई करके बता सकते हैं। देखिए, इसको मैं प्रॉपर फिगर से आपको बता रहा हूँ। ये ग्राफ आप ध्यान में रखना, इसी ग्राफ से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ, इस ग्राफ में एक बार आप समझ सकते हैं। ये देखो, ये वाला जो बीच वाला सेंटर वाला पोजीशन है, ऐसा थीन होते जाएगा। ये जो बताया गया है यहाँ पर आप देखो, तो ये जो पोर्शन है, जो फर्स्ट नंबर का पोर्शन है, इसको बोला जाता है EV, V फॉर वैलेंस। ये कहलाता है वैलेंस बैंड। अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे MCQs भी पूछे जा सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। बस एक एक चीज को आप ध्यान से सुनो। तो ये एनर्जी गैप कहलाता है। ये बीच वाला जो होता है, ये सॉरी वैलेंस बैंड कहलाता है।
ये सेंटर में है, उसको हम Eg बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनर्जी गैप, और ये है हमारा Ec, ये कंडक्शन बैंड कहलाता है। ठीक है, सबसे नीचे मैंने क्या बताया? वैलेंस बैंड। अभी एक एक करके हम डिफाइन करेंगे वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं। इसके बाद ऊपर वाला एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है, और सबसे ऊपर जो होता है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। यहाँ पर देखो जो वैलेंस बैंड होता है इसमें क्या होते हैं, तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस तरह से देखो, इसका वैलेंसी 4 है, ये दोनों, तो यहाँ पर 4 जो 1s और 2s जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर होंगे, ये 1s, और इसको इस तरह से हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर फिर 2s, ये 2 डॉट, ये कहलाता है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या हुआ? वैलेंस बैंड का मतलब सीधा ये हुआ कि जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है जहाँ पर वो होते हैं उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है। इसके बाद हम सीधा चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, फिर हम एनर्जी गैप के बारे में बात करेंगे। तो कंडक्शन बैंड में देखो यहाँ पर जो पार्शली फुल फिल या कंप्लीटली इम्प्टी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं, मतलब यहाँ पर 2p होगा, और यहाँ पर देखो 2 तो फिलअप है, और यहाँ पर 4 का रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से, और जो इम्प्टी है उसको हम बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कंडक्शन बैंड कहलाता है। और नेचुरली आप समझ गए होंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस के बीच में जो एक स्पेस होता है, एक खाली जगह होता है, उस स्पेस को कहा जाता है एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप समझ सकते हैं, गैप का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का खाली जगह, तो ये एनर्जी गैप कहलाता है। इस प्रकार से देखो, ये वैलेंस बैंड है, ये एनर्जी गैप है, ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। तो ये कंडक्शन बैंड क्यों कहलाता है? एनर्जी गैप को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उसके बीच का गैप है, खाली जगह है। अब इसको कंडक्शन बैंड इसलिए बोला जाता है Ec, क्योंकि इसका बिहेवियर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, इसको किसी भी मटेरियल को, किसी भी सॉलिड को जब एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी मिलने से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गैप को जंप करके, एनर्जी गैप को पार करके वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने के कारण ही फिर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा पाता है। देखो, अभी तक हम जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं हम कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है वो कंडक्टर होता है, बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता, और ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये जो एनर्जी बैंड है उसको हम 3 पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 मैं सबका आपको डेफिनेशन भी बता देता हूं। देखो, यदि आपको डेफिनेशन वगैरह का नीड है एग्जाम के लिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके क्या है, आप उसको प्रॉपर लिख लेना पॉइंट टू पॉइंट। मैंने डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। सबसे पहले वैलेंस बैंड देखो, द रेंज ऑफ एनर्जीज पोसेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, ये वैलेंस बैंड है, वो उसका डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन क्या होगा? द एनर्जी बैंड एबव द वैलेंस बैंड which are completely empty or partially filled with electron are called conduction band। यदि आपने टू द पॉइंट डेफिनेशन नहीं लिखा है बाय द वे, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो और यह डेफिनेशन आप लर्न कर लो। एग्जाम में सीधे सीधे आप इसको लिख दोगे, यह टू द पॉइंट और बेस्ट डेफिनेशन है। ओके, कंडक्शन बैंड का यह डेफिनेशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो बीच का जगह होता है, मैंने बताया Eg, वो क्या होता है? इन बिटवीन द लोवेस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड देयर इज ए गैप which cannot be occupied by the electron. It is called forbidden energy gap, and forbidden energy gap is always the difference of energy conduction energy band minus valence energy band. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये फार्मूला भी ध्यान रखना, कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इस पर कवर किया जा सकता है, तो ये फार्मूला आप लर्न करके ध्यान रखना। Eg इक्वल टू EC माइनस EV, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, क्लियर? ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, स्क्रीन से हट जा रहा हूं मैं इसलिए।
नाउ नेक्स्ट इज फर्मी लेवल। कई बार बोर्ड एग्जाम में फर्मी लेवल का डेफिनेशन पूछ चुका है, इसलिए मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। फर्मी साइंटिस्ट का नाम है और एनर्जी गैप के लिए उन्होंने फर्मी लेवल एक डेफिनेशन बताया, वो क्या है? द मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी लेवल अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी बैंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो उसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, 0 केल्विन पर, डिग्री नहीं सॉरी, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर जो उसका मैक्सिमम एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। फर्मी क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया, इसलिए उनके नाम से इसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बेस क्लियर होता है सेमीकंडक्टर का, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एनर्जी बैंड के बेस पर हम सॉलिड को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कि सॉलिड को हम जब कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर मानते हैं तो कैसे मानते हैं। यहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे, कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, वन बाय वन एक एक को डिफाइन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो एनर्जी बैंड जो अभी हमने पढ़ा, उसके बेस पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है और सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। ये मैं छोटा सा ग्राफ बता रहा हूँ, इस ग्राफ के बेस पर आप इसको समझना। ठीक है, ग्राफ के बेस पर ही समझना यहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि इसी से पता चलता है और दिमाग में रहता भी है। ब्रेन में तभी स्टोर होता है जब हमारे ब्रेन में कोई ना कोई इस तरह से ग्राफिकल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, यहां पर देखो, ये हमारा लेक्चर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगा इस चैप्टर पर, इसलिए ध्यान से इसको सुनो और सीधे एग्जाम में लिखो। ये हुआ। इसके बाद नीचे जो आप देख रहे हो, यहां पर इस फिगर में आप देखो, तो इस फिगर में आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो, ये क्या है? वैलेंस बैंड है। जो येलो कलर से आप लाइनिंग देख रहे हो, ये क्या है? वैलेंस बैंड है। और ये जो वैलेंस बैंड है, इसके ठीक ऊपर में आप जो ब्लू कलर से देख रहे हो, वो क्या है? कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये कंडक्शन बैंड है, EC, ये कंडक्शन बैंड है। और यहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये ओवरलैपिंग एरिया है। इस एरिया में आप देखो कि ओवरलैप किया हुआ है। ये जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड को ओवरलैप किया हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन होता है कंडक्टर्स में। और ऐसा होने से होता क्या है? ऐसा होने से क्या होता है कि जब हम इस तरह के मटेरियल को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, दैट मीन्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से उसको हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट करने पर क्या होता है? ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, बल्कि ओवरलैपिंग किया हुआ है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसके नज़दीक है, पास है, उसमें ओवरलैप किया हुआ है, तो बहुत मिनिमम, मतलब मिनिमम एनर्जी पर भी वो पहुंच जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ये कहलाता है क्या? कंडक्शन बैंड, एक मतलब कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो ये है, जो आपको ध्यान से समझना है, इसमें एनर्जी गैप 0 होता है। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि कंडक्शन बैंड में अमाउंट ऑफ एनर्जी गैप कितना होता है? तो 0 होता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता, ध्यान रखना। लाइक कॉपर। ठीक है, हम एग्जांपल देखें इसका, तो बेस्ट कंडक्टर में क्या है? सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आपको गोल्ड और एल्यूमिनियम। ये प्रॉपर ऑर्डर है, ये प्रॉपर ऑर्डर है। कभी आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे कि गुड कंडक्टर का प्रॉपर ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट नंबर में सबसे बेस्ट सिल्वर होता है, सेकंड नंबर में कॉपर होता है, थर्ड नंबर में गोल्ड होता है और फोर्थ नंबर में एल्यूमिनियम होता है। ये इसी बेस पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी गैप के बेस पर इसको
डिफाइन किया गया है और इस तरह से कंडक्टर का इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो ये ऑर्डर को भी आपको ध्यान में रखना है, ये कंडक्टर्स के, गुड कंडक्टर्स के ऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट इज इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर आपको मालूम है, आपने कभी भी ये चीज पढ़ा भी होगा कि इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसमें करंट फ्लो ही ना हो। ठीक है, लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड, क्ले, इसमें क्या है, करंट फ्लो ही नहीं होता। तो इंसुलेटर का सिचुएशन कैसा होता है, देखो इंसुलेटर का सिचुएशन किस तरह से होता है, यहां पर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें। ये आप जो ग्राफ देख रहे हो इंसुलेटर के लिए जो हम बना रहे हैं, इसमें जो सबसे नीचे है वही कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है, ये EV है, ये EG है और यह EC है। और नेचुरली आप देख सकते हो कि एनर्जी गैप इसमें बहुत ज़्यादा है। एनर्जी गैप, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना कि एनर्जी गैप के विड्थ को हम मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम से मेजरमेंट नहीं करते ना, इसको एनर्जी से करते हैं, क्योंकि इसको जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट होता है। एनर्जी गैप का जो यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट ये फिगर को देख के समझते हैं कि सर तो वहाँ पर बहुत विड्थ वाला बनाए थे तो सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, नहीं, उसका जो यूनिट है एनर्जी गैप में होता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या है, इसका जो एनर्जी गैप का रेंज है, सॉरी इसका जो एनर्जी गैप का जो रेंज है वह ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, यह एक प्रॉपर रेंज है कि यदि किसी मटेरियल का, हालांकि ये बहुत सारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करता है, लेकिन एक कॉमन रेंज है। कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात पूछा जाए कि किस रेंज तक कोई भी मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो ध्यान रखना कि जब ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है यहाँ पर, इस एनर्जी गैप का जो डिस्टेंस है, मतलब उसका एनर्जी का वैल्यू है, वह यदि इस रेंज का हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो, तब वह इंसुलेटर होता है। और ये इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस एनर्जी गैप पर जब हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी गेन ही नहीं कर पाता कि वह कंडक्शन बैंड में जा सके। तो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, इसलिए क्या कहलाता है, वो इंसुलेटर कहलाता है। सबसे बेस्ट जो इंसुलेटर है वह डायमंड होता है। डायमंड का जो एनर्जी गैप है, ये ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया इसको, वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होता है। ये डेटा याद रखना कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, इसलिए डायमंड क्या है, सबसे अच्छा इंसुलेटर है। ठीक है, तो डायमंड का एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ध्यान रखना, यह इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो यह कहलाता है इंसुलेटर। क्लियर यहां तक। नाउ नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर, जो हमारे टॉपिक का सबसे, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आज हमको पढ़ना है डिटेल में, वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, पहले हम फिगर बना दें, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या होता है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सबसे नीचे है वह वैलेंस बैंड है, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है एनर्जी गैप है, और ये कंडक्शन बैंड है। देख रहे हो कि ये क्या होता है, बहुत कम होता है। तो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल में क्या होते हैं, एनर्जी गैप का जो वैल्यू है बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है, जैसे हम इसमें एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो बहुत आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वह थोड़ा सा भी एनर्जी पाते हैं तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन यदि उनको उतना एनर्जी हम ना दें जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है, सपोज उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ज़रूरत है और हम दे दिए उसको 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नहीं पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में वह इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जब सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा और वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो उस समय क्या करता है, वह
कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि यह कभी कभी इंसुलेटर और कभी कभी कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वह है जर्मेनियम। वैसे मैं आपको सबसे पहले इसका रेंज बता दूं। इसका जो रेंज होता है वह, इसका जो एनर्जी गैप का जो वैल्यू है वह लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अभी मैंने बताया ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मटेरियल इंसुलेटर होता है, लेकिन लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, यदि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो वह सेमीकंडक्टर के कंडीशन में आने लगता है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने पास, सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसमें सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है जर्मेनियम। और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। किसी किसी बुक में ये डेटा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। उसका कारण यह है कि इसमें इंप्योरिटी मिल जाए, टेम्परेचर अफेक्ट हो जाए, तो थोड़ा वेरी करता है। तो सब सही है, 0.6 के रेंज में होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, एक बेस्ट सेमीकंडक्टर है। और सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वह नियर अबाउट 1.12 के आसपास होता है, या 1.11 भी लिखा रहता है कई बुक में। ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों को याद रखना। ये कई बार एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये डेटा भी जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप दिमाग में रखना। मैंने बोला ना कि आज का लेक्चर ध्यान से सुनो, सीधा एग्जाम में लिखो। तो ये है एनर्जी वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड। और ये इस तरह से इसका वैल्यूज है, इसको ध्यान में रखना। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो सफिशिएंट एनर्जी पाते हैं तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और उनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलता तो इंसुलेटर की तरह। ये सबका डेफिनेशन भी मैं आपको प्रॉपर नेक्स्ट स्लाइड में दे देता हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर मैंने उस तरह से तैयार किया है कि मेरे स्टूडेंट्स को कंटेंट्स भी मिल जाए लिखने के लिए। कई बार क्या होता है, हम लेक्चर तो समझ लेते हैं बट एग्जाम में नहीं लिख पाते। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका, ये डेफिनेशन। अच्छा इंट्रिंसिक, अच्छा सॉरी, इसका नहीं, इसका डेफिनेशन तो आप लिख लेना। हाँ ये सब मैंने लिख दिया है, उसका तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप लिख सकते हो, आगे मैंने लिखा है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा अभी हमने जो सेमीकंडक्टर पढ़ा, उस सेमीकंडक्टर में क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं कहूं तो प्योर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब नेचुरली प्योर कहने का मतलब जिसमें कोई इंप्योरिटी ना हो। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो सेल्फ खुद से ही सेमीकंडक्टर हो, उसको बनाने के लिए कोई और दूसरे मटेरियल का इंप्योरिटी की जरूरत ना हो, उसको इंट्रिंसिक बोला जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जर्मेनियम। जर्मेनियम इज द टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव क्यों करता है। तो उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर जर्मेनियम का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो जर्मेनियम का जो आउटर मोस्ट है ऑर्बिटल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से। सपोज ये हुआ एक इसका इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4। और ये जर्मेनियम क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए जब किसी दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ में शेयरिंग करता है तो वहां पर क्या होता है, सपोज मैं एक जर्मेनियम यहाँ पर और लिया तो ये और ये, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, और ये 4th नंबर का मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। ये ब्लू कलर से आप जो देख रहे हो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो इस जर्मेनियम का भी है, इस जर्मेनियम का है। इस तरह से जर्मेनियम क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है। लेकिन क्या होता है, ये 0 केल्विन पर होता है। अब जैसे ही हम जर्मेनियम को रूम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं या उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर जाके या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, एक बार ध्यान से सुन लो। सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये नोट करके आप रखना, इसको भी आपको कम, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। बाकी जगह आप जानते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल बी आल्सो इंक्रीजेस, बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर इट्स बिहेवियर इज जस्ट अपोजिट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। ओके, तो यहां पर देखो जब इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, तो होता क्या है कि इसका जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग पोजीशन को छोड़ देता है। टेम्परेचर पाता है, बोलता है भाई मैं शेयरिंग में नहीं रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के यहां चले जाता है, अलग हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, दैट मीन्स ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो यहां पर बन जाता है एक एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह बन जाता है, खाली जगह बन जाता है, और इस खाली जगह को बोला जाता है होल। खाली जगह क्या बोलते हैं, होल। तो ये होल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैंने बताया कि जब जर्मेनियम का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वह शेयरिंग पोजीशन को छोड़ के अलग हो जाता है, जहां से हट जाता है वहां पर होल बन जाता है, और होल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, नीड है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार से बन जाता है क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप सबको इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंप्यूरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, जब क्या करते हैं हम, इंप्यूरिटी इंक्लूड करते हैं। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में लाइक जर्मेनियम में जब हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो इंप्यूरिटी ऐड करने पर क्या होता है, वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक बन जाता है, और एक्सट्रिंसिक बनने के बाद वो प्योर एन टाइप का बनता है। मैं यहाँ पर दोनों को थोड़ा सा एक चार्ट फॉर्म में समझा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वह टू टाइप का होता है। टू टाइप का क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंप्यूरिटी भी हम टू टाइप से मिलाते हैं इसमें। ठीक है, तो इंप्यूरिटी मिक्स करने पर एक्सट्रिंसिक बनता है, और इसमें ये टू टाइप्स का बनता है सेमीकंडक्टर। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा बनता है। तो फर्स्ट बनता है इसमें, फर्स्ट बनता है वो है पी टाइप। पी टाइप, और पी टाइप का फुल फॉर्म है पॉजिटिव टाइप। पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप। ये किसके टाइप्स हैं, ये एक्सट्रिंसिक के हैं। देखो सेमीकंडक्टर टू टाइप्स होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है वो क्या कहलाता है, पी टाइप कहलाता है। ये पी फॉर पॉजिटिव होता है। और ये बनता कैसे है, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जर्मेनियम के साथ में, जर्मेनियम के साथ में, ठीक है, थ्री वैलेंसी वाला, थ्री वैलेंसी, जिसका वैलेंसी 3 हो, ऐसे 3 वैलेंसी वाले हम क्या करते हैं, इंप्यूरिटी मिलाते हैं। लाइक बोरान, इसका वैलेंसी 3 है। तो जर्मेनियम के साथ 3 वैलेंसी वाला जब हम कोई इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप का बनता है। बनता कैसे है देख लो, यहां पर ये जर्मेनियम है, ये सेंटर में मैंने बना दिया जर्मेनियम। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हमने देखा 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये बोरान के जब 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका शेयरिंग होता है तो सिचुएशन कैसे बनता है, देखो एक ने यहां शेयरिंग किया, एक ने यहां पर कर लिया, एक ने यहां पर कर लिया, और एक के लिए नहीं बचा क्योंकि उसके पास 3 थे, जरूरत 4 का था। तो यहां पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाता है ये, और ये खाली जगह अभी मैंने बताया क्या कहलाता है, होल कहलाता है, और होल का नेचर होता है पॉजिटिव, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो कैसे बनता है, जब जर्मेनियम के साथ में 3 वैलेंसी वाला इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो इस तरह से सिचुएशन बनता है, और इसमें एक होल क्रिएट हो जाता है, और होल पॉजिटिव बिहेवियर का होता है, इसलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का, वो है सेकंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप आप समझ गए होंगे, एन टाइप का मतलब क्या, निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, ये निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जर्मेनियम के साथ, ये हम क्या करते हैं, जर्मेनियम के साथ में हम 5 वैलेंसी वाला, लाइक फास्फोरस, फास्फोरस आर्सेनिक, तो यहां पर क्या करते हैं 5 वैलेंसी वाला हम इंप्यूरिटी मिला देते हैं। और 5 वैलेंसी वाला इंप्यूरिटी मिलाने के बाद सिचुएशन कैसे बनता है, देखो ये जर्मेनियम है,
ये जर्मेनियम है, और यहाँ पर देखो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन को हम जगह दे दें 1 2 3 4 इस तरह से, और इसके बाद जब फास्फोरस का 5 को इसके साथ में शेयरिंग करेंगे तो इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, ये बच गया भाई, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टाइप का होता है, और तभी हम इसको बोलते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 वैलेंसी वाला इंप्योरिटी मिलाने से बनता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है, इसलिए ये निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इस तरह से फाइनल बात यह है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल पाए जाते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल पाया जाता है, और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी टाइप के में होल पाया जाता है, एन टाइप के में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पी में होल और एन में इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां तक तो क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों को प्रॉब्लम मत होकर के डेफिनेशन भी मैंने यहां पर दे दिया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन एन, ठीक है, मैं यहां से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हेन एन इम्प्योरिटी ऑफ ए पेंटावेलेंट एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस is added to a germanium or silicon crystal, the semiconductor thus formed is called n type semiconductors। ठीक है, ये n टाइप का डेफिनेशन है, कभी एग्जाम में आ गया तो n टाइप का सेमीकंडक्टर आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया p टाइप सेमीकंडक्टर्स व्हेन एन इम्प्योरिटी ऑफ ए ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स सच एज इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम is added to a germanium or silicon crystal, the semiconductors thus formed is called p टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये कहलाता है p टाइप का सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें होल पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज सेमीकंडक्टर डायोड। अब मैं एक ऐसे टॉपिक पर आ रहा हूं जिसका आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का, खासकर सीबीएसई बोर्ड में इस पर क्वेश्चन आने का चांस 100% है। क्यों बोला भाई मैं 100%? अब तो सीबीएसई से सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर हट गया है, बहुत से टॉपिक हट गए हैं, तो डायोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डायोड को आपको तैयार करना ही है। आप ये लेक्चर सुनो 10 मिनट और जाके सीधा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है? सबसे पहले हम देखें कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। तो नाम से क्लियर है, इसमें पी टाइप और एन टाइप के क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को मिक्सअप करते हैं। इस मिक्स करने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा टेक्निकली समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ये मान लो हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर को इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ये जो आप ब्राउन कलर से देख रहे हो, सपोज वो पी टाइप है, ठीक है, ये पी टाइप का है, और ब्लू कलर से जो मैंने बनाया वो सपोज एन टाइप का है। तो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम डोपिंग से, प्रोसेस का नाम भी ध्यान रखना, डोपिंग। कई बार पूछ देता, हर वर्ड, मैं कभी भी ये लेक्चर पढ़ाता हूं तो सब स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं कि इसमें हम लेक्चर स्टार्ट करने से जो बोलना शुरू करते हैं उसका हर वर्ड, हर सेंटेंस एक क्वेश्चन है। ऐसा चैप्टर है ये, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं सब क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना डोपिंग क्या है, पूछा जा सकता है। तो डोपिंग प्रोसेस, इनको मिलाने का एक प्रोसेस इस प्रकार से, डोपिंग से हम इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के पास, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के पास भाई होल हैं, अभी हमने पढ़ा, इसके पास क्या अवेलेबल है, होल अवेलेबल है। एन टाइप के पास क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और जब इनको मिक्स करके, डोपिंग करके इसको मिलाया जाता है, तो नेचुरली आप समझ सकते हो कि होल पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल का डेवलप होता है। यहाँ पर प्लस टर्मिनल, यहाँ पर माइनस टर्मिनल डेवलप हो जाता है, और ये जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलता है बैरियर पोटेंशियल, या पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। ये कहलाता है बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं।
अब आप नेचुरली समझ सकते हो कि जब प्लस और माइनस मिक्स होंगे तो दोनों मिक्स होकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो दोनों के मिक्स होने के बाद न्यूट्रल होने से यहाँ पर एक लेयर बन जाता है। ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन से जो शो कर रहा हूँ उसको ध्यान देना, यह इसका लेयर है। और सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये डॉटेड लाइन से आप व्हाइट कलर से जो देख रहे हो ये कहलाता है डिप्लेक्शन लेयर। क्या कहलाता है, डिप्लेक्शन लेयर। ये डिप्लेक्शन लेयर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो डिप्लेक्शन लेयर बनता है वो है क्या, इसी को आपको ध्यान से समझना है। पॉजिटिव टाइप और निगेटिव टाइप, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन के रीअरेंज होने के बाद दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल बन के एक वॉल बना लेते हैं, थिन लेयर बना लेते हैं, और ये लेयर क्या कहलाता है, डिप्लेक्शन लेयर कहलाता है। अब ये डिप्लेक्शन लेयर का रोल क्या है, डिप्लेक्शन लेयर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है डायोड में, कि यदि ये लेयर नहीं बनता तो पूरे के पूरे इधर के होल इधर के पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन हो जाते हैं, और उसके प्रकार हमने जो होल और इलेक्ट्रॉन उसमें इम्प्योरिटी मिला के क्रिएट किया है, खत्म, कहानी खत्म, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए फिर। तो ये लेयर का बहुत बड़ा रोल क्या है कि जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होकर लेयर बनाते हैं तो इधर के होल और इधर के इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं, वो लेयर दोनों को रोक देता है, वो एक वाल बन जाता है। बोलता है भाई अब आप लोग नहीं मिल सकते, हम लोग कुछ लोग मिल के वाल बना लिए, अब आप लोग नहीं मिल सकते। तो इस तरह से इनको रोक देता है और होल और इलेक्ट्रॉन उसके पास बने रहते हैं। तो डिप्लेक्शन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, और इसी लेयर के ब्रेक करने के बाद ही हमारा डायोड क्या आता है, वर्किंग में आता है। तो डिप्लेक्शन लेयर को ब्रेक करने के दो तरीके होते हैं, उसी को कहते हैं हम वर्किंग ऑफ डायोड, कि डायोड काम कैसे करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखना कि डोपिंग क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, और डिप्लेक्शन लेयर क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉरवर्ड बायस, वर्किंग ऑफ। अब मैं आपको समझा रहा हूं वर्किंग ऑफ डायोड। ये फॉरवर्ड बायस जो है ये वर्किंग है, कि ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ क्या पढ़ने पर, वर्किंग ऑफ डायोड। तो डायोड को वर्क करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में काम कैसे करता है ये हम आपको एक सर्किट के हेल्प से समझा रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं पहले, ये जब डायोड बनाया गया पीएन जंक्शन डायोड, तो इसका एक सिंबल बनाया गया, इसका सिंबल बनाया गया। ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन इसका प्रॉपर एक सिंबल बनाया गया, और सिंबल इस तरह से बनाया गया। देखो ये सिंबल ध्यान रखना कि डायोड का अपना एक प्रॉपर सिंबल होता है। ये डायोड का एक सिंबल है। डायोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो ट्राइंगल वाला आप साइड देख रहे हो, ये ट्राइंगल वाला जो एंड है, ये ट्राइंगल वाला एंड, ये इसका पी टर्मिनल कहलाता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो वो उसका एन टर्मिनल कहलाता है। तो ये पी एंड है, वो एंड है। ये डायोड, डाई मतलब होता है टू उसके टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, इसको डायोड बोला जाता है। या हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा ऐसा ये, और सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी डायोड है, ऊपर वाला भी डायोड है, जैसे आपको सुविधा हो। कभी कभी सर्कल बनाने में टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, नहीं बना पाते अपन, तो आप ऊपर वाले की तरह या नीचे वाले की तरह डायोड को बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि फॉरवर्ड बायस में काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पर एक लगा देते हैं डायोड। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायोड बना देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे बैटरी। डायोड बनाएंगे, फिर एक बैटरी लगाएंगे। देखो हम सबसे पहले यहाँ पर एक डायोड बना दें, मैं प्रॉपर सर्कल बना देता हूँ डायोड को इस तरह से। वैसे आप लोग हमेशा एक बात के लिए कोशिश करना कि फिगर तो भाई आप लोग बहुत अच्छा बनाओ, फिर आपका डायग्राम जितना अच्छा मिलेगा आपको स्कोर उतना ही अच्छा होगा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही है कि डायग्राम नीट एंड क्लीन हो तो मार्क्स अच्छे आते हैं। सर्किट है, रे डायग्राम अच्छे बनना चाहिए। और नीचे में हम यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी प्लस माइनस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर होता क्या है,
ये जो बैटरी है ये इसका पी टर्मिनल है, ये इसका एन टर्मिनल है। तो इस बैटरी के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को निगेटिव से ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो पी टर्मिनल है इसको पॉजिटिव से और एन जो है उसको निगेटिव से हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने से होता क्या है, सुनो। जब हम P को बैटरी के प्लस से और N को इसके माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस फिगर में आपको समझा दूं, जैसे हम ऐसा करेंगे तो इसके जो होल है ये इधर रिपल होने लगते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इधर रिपल होने लगते हैं। क्यों होने लगेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि P क्या है, पॉजिटिव नेचर का है और उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, और N निगेटिव नेचर का है, उसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिए। तो दोनों तरफ के होल और इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है ये बीच का जो पोटेंशियल बैरियर बना था उस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बैरियर के कारण ही होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने से बचे हुए हैं। तो जैसे ही वो बैरियर ब्रेक होता है तो बैरियर के ब्रेक होते ही होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने लगते हैं और इस तरह से इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट फ्लो होने का रीजन है बैरियर का ब्रेक होना। कभी भी हमको बैरियर ब्रेक कराना है तभी करंट फ्लो उसमें होगा। और करंट फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ होल। देखो इधर होल जा रहे हैं, इधर होल जा रहे हैं, होल की सप्लाई यहाँ से होगी, तो करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ होल आर अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वो हमेशा होल के डायरेक्शन में होगा या इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के अपोजिट होता है। इस प्रकार से फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। जब तक आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे इसके एप्लीकेशन को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस क्या होता है? रिवर्स बायस जैसे नाम से क्लियर है, इसमें रिवर्स कंडीशन आता है और ये इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। ठीक उल्टा प्रोसेस किस तरह से? देखो आप यहाँ पर हम एक डायोड लगा देंगे, यहाँ पर हम बैटरी लगा देंगे, ठीक है। ये हम लगा देते हैं यहाँ पर डायोड, अब बैटरी को उल्टा लगाएंगे माइनस प्लस। अब क्या होगा देखो, रिवर्स में बैटरी को अपोजिट लगाते हैं। आपको मालूम है कि इसका पी टर्मिनल है, इसका एन टर्मिनल है, और पी को हमने कर दिया निगेटिव से कनेक्ट और एन को कर दिया किससे? पॉजिटिव से। उल्टा काम कर दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिया? पी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन को कर दिया किससे? इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। तो P को निगेटिव से कर दिया, N को पॉजिटिव से कर दिया। तो P टर्मिनल को निगेटिव से करने से N टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करने पर हुआ क्या? हुआ क्या इस पहले फिगर में आपको बता रहा हूं। देखो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में हम यदि किसी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने पर क्या होगा? होल इधर अट्रैक्ट होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन उल्टे दिशा में अट्रैक्ट। तो यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस बैटरी से अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ पर मैं फिगर बना दूं छोटा सा, तो इसका जो होल है वो इधर आने लगेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह इधर आने लगेगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, जिसके कारण वो रिकम्बाइंड नहीं हो पाते, और रिकम्बाइंड नहीं होने के कारण क्या होता है? वो करंट फ्लो नहीं करा पाते। इस प्रकार से रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, या होता है तो नेग्लिजिबल होता है। फिलहाल आप उसको ये मान के चलोगे कि करंट फ्लो नहीं होता। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है आपको समझ में आ गया। एक बार रिपीट करता हूं। फॉरवर्ड बायस में पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। और रिवर्स बायस मैंने आपको क्या बताया? रिवर्स बायस में पी टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और इसमें करंट फ्लो नहीं होता। ओके, इतनी बात को ध्यान में रखें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं इसके, ये आपके मल्टीपल चॉइस में या नीट वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ सर्किट ऐसे पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक डायोड बना दिया, ये एक डायोड है ये, और इस टर्मिनल में मैंने लिख दिया
प्लस 5 वोल्ट, और इस टर्मिनल में लिख दिया मैंने सपोज, या इस टर्मिनल को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसा, इसे अर्थ से। तो किस बायस में है, तो किस बायस में होगा, ये फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड में क्यों होगा, कैसे आप समझ गए, क्योंकि इसका जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। मैं कुछ 3-4 एग्जांपल बता रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक डायोड दे देगा और डायोड में बोलेगा कि किस बायस में है आप बताओ। सेकंड नंबर के एग्जांपल में मैं आपको इस तरह से ये बना दिया ऐसा। अब यहाँ पर देखो, ये वाला टर्मिनल सपोज अर्थ से कनेक्टेड है, और ये वाले टर्मिनल को सपोज मैंने -2 वोल्ट का करंट दे दिया, तो इसका जो एन टर्मिनल है निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी किस में होगा, फॉरवर्ड बेस में होगा। कुछ इजी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं और फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी बता दूंगा, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं एक सिचुएशन इसका ऐसे बनाता हूं, देखो ये, अब इसमें मैं ए टर्मिनल को इसको कर दिया +5 वोल्ट, ऐसा कर दिया, और ये वाला जो टर्मिनल है इसको मैंने कर दिया +2 वोल्ट, इस तरह से कर दिया। ये +5 वो +2 वोल्ट। अब आप समझोगे सर दोनों तरफ प्लस है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो ग्रेटर वैल्यू उसको देखना है। तो ग्रेटर कौन है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट +5 वोल्ट ग्रेटर है, और इसके पी से कनेक्टेड है, ये इफेक्टिव होगा, ये इफेक्टिव नहीं होगा, और प्लस हो रहा है, पी प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बेस हो जाएगा। ठीक है। इसी को मैं यदि दूसरा एग्जांपल यहाँ पर बना दूं, सेम इसको मैं ऐसे कर देता, मान लो सेम सर्किट को मैं ऐसे कर दूं, ये ए टर्मिनल को +2 वोल्ट कर दूं, और इस टर्मिनल को मैं क्या कर दूं, +5 वोल्ट कर दूं, देखो यहाँ पर, तो क्या होगा, इफेक्टिव 5 होगा, ये ज़्यादा है, और ये एन से कनेक्टेड है, तो एन पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा टर्मिनल मोर पॉजिटिव या मोर निगेटिव हो रहा है। जो मोर पॉजिटिव या मोर निगेटिव होगा उसी के अकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और सिंगल टर्मिनल पर बैटरी लगा हो तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पी है तो पॉजिटिव और एन है तो निगेटिव। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। अब हम इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस थोड़ा बहुत नहीं 100% है। 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, जाना और सीधा क्वेश्चन पेपर में सर्च करना। हाँ, क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ये हमारा टॉपिक, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर की तरह यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। अब यहां पर हम देखें कि ये रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन होता क्या है। तो रेक्टिफिकेशन का सीधा मतलब होता है कन्वर्सन ऑफ एसी करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। तो जब एसी करंट हमको मिले, हम आउटपुट में उसको डीसी कर दें, वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। यहाँ मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट आर पोटेंशियल इनटू डायरेक्ट करंट आर पोटेंशियल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। द डिवाइस यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। देखो, रेक्टिफायर बाइक वगैरह में, कार वगैरह में लगे रहता है, जो हम बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, उसमें रेक्टिफायर लगा रहता है। तभी जब हमारा इंजन चलता है तो एसी करंट जनरेट करता है, और उस एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करके हमारे व्हीकल में जो बैटरी लगा रहता है, उस व्हीकल में जो बैटरी लगा रहता है, उस बैटरी को रिचार्ज करता है, और जिससे हमारे सारे सिस्टम चलते हैं। तो रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप घर में देखे होंगे जो हमारा मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर भी रेक्टिफायर है, क्योंकि मोबाइल के चार्जर को हम लगाते हैं घर के एसी करंट में, और मोबाइल हमारा काम करता है डीसी करंट में। तो मोबाइल का जो चार्जर है दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन कितने टाइप से होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है हाफ साइकिल में वह क्या करेगा, डीसी में चेंज करेगा, नेक्स्ट हाफ में नहीं करेगा, तब हाफ वेव कहलाता है।
ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा सर्किट समझ लोगे। चलिए तो हम सर्किट डायग्राम यहाँ पर तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सर्किट ही इंपॉर्टेंट है। ये यदि 4 या 5 मार्क्स का आएगा तो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन सर्किट डायग्राम पर ही बेस्ड रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सर्किट को ध्यान से बनाना है भाई। सेमीकंडक्टर में सर्किट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पर हम एसी करंट का इनपुट देंगे। ये वाला पोर्शन देखो, बीच में लाइन नहीं होना चाहिए ना, मैं तो उसको इरेज करके बना लेता हूँ। आप लोग बीच में लाइन नहीं खींचना, सर्किट वैसे ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं तो क्या पहले लाइन ड्रा कर लेता हूँ, मेरे पास सिस्टम। उसके लिए आप क्या करोगे, पेंसिल से बनाओगे तो इरेजर यूज करना, और नहीं तो पहले से याद रखना मेरे को कहाँ कहाँ गैप बनाना है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर हम एक लगाएंगे डायोड लगाएंगे, और यहाँ पर हम देंगे आउटपुट। ये आउटपुट टर्मिनल है। देखो कहाँ कहाँ पर क्या लगाना है अपने को, अब हम देखते हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पर लगाना है डायोड, यहाँ पर हमको एसी करंट का सोर्स देना है, उसका भी सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे, ये देखो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पर ध्यान रखना जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो स्टेप डाउन होता है, क्योंकि हमारा घर का करंट 220 वोल्ट में होता है और हमारे मोबाइल को चाहिए 3 वोल्ट 6 वोल्ट, तो स्टेप डाउन होता है। तो इसमें नंबर आप जो टर्म्स हैं उसको ज़्यादा रखोगे और इसमें क्या रखोगे, कम रखोगे, ऐसा स्टेप डाउन हो गया। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप पढ़े हो क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये हमारा डायोड है। डायोड को हम रिप्रेजेंट कर दें, ये डायोड है हमारा, और डायोड का ये P वाला टर्मिनल इधर रहेगा और N वाला उस साइड में रहेगा। इसके बाद ये जो दो टर्मिनल आप देख रहे हो, यह है हमारा आउटपुट, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, और ये होगा हमारा इनपुट। यहाँ से हम अल्टरनेटिंग करंट इनपुट करेंगे, और इनपुट कैसे करेंगे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये इनपुट का, और ये यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको आउटपुट का, ठीक है। इस तरह से इसका सर्किट होगा। तो सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब काम कैसे करेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव करंट दिया। अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर एसी करंट दे रहे हैं इनपुट में, तो अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव होता है और सेकंड हाफ में निगेटिव होता है। तो जब हम इसको पॉजिटिव हाफ देंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। अब आप डायोड को देखो, तो डायोड का ये जो P वाला टर्मिनल है, डायोड का P वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव हो रहा है। तो P जब पॉजिटिव होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो यहाँ पर हमको क्या होगा, आउटपुट करंट मिलेगा। ये आउटपुट करंट हमको मिल गया, तो हमको यहाँ पर आउटपुट करंट मिलेगा। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही ये निगेटिव में आएगा, जैसे निगेटिव टर्मिनल में आएगा, तो आप समझ सकते हैं ये निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जब ऊपर वाला निगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि P टर्मिनल निगेटिव हो गया, और P टर्मिनल निगेटिव होने से हमको करंट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर करंट गैप हो जाएगा, और इस बिटवीन दिस नो करंट फाइंड, यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलेगा, गैप हो गया। इसके बाद आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आगे समझ गए होगे आप। नेक्स्ट टर्मिनल में फिर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और फिर हमको आउटपुट मिलेगा ये। इस तरह से ये चूंकि सिर्फ पॉजिटिव है तो डीसी करंट हो गया, और अल्टरनेट मिल रहा है, एक बार मिलता है फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है फिर नहीं मिलता। इस कारण हम इसको क्या कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर कह देंगे। देखो दिवाली वगैरह में या डेकोरेशन के लिए जो बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो जलते बुझते रहता है, वो इसी तरह का सर्किट है कि जब उस बल्ब को फॉरवर्ड बायस में रहता है तो करंट मिलता है, बल्ब जल जाता है, अब रिवर्स बायस में रहता है तो बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। तो इसके वर्किंग का आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। ये लिखने के बाद आप एक ग्राफ बना लोगे। कई बार एक ग्राफ अलग से भी पूछा गया है, तो इसके बाद आप लोग एक ग्राफ बना लोगे, और ग्राफ के बाद ये ग्राफ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इनपुट आउटपुट का, और इसके बाद फिर इसके वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये है इनपुट एसी, ये तो इनपुट एसी का ग्राफ इस तरह से ये। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट, उसी का आउटपुट जो कि डीसी है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा।
ये फिर गैप, फिर ये फिर गैप, इस तरह से बनेगा। तो ये आप जो देख रहे हो, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव मिला, लेकिन निगेटिव में नहीं मिला, फिर पॉजिटिव दिया तो फिर पॉजिटिव मिला। इस प्रकार से ये आपको बनाना है। क्लियर? तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ में हमको आउटपुट करंट मिलता है, लेकिन निगेटिव हाफ में हमको आउटपुट करंट नहीं मिलता। इसलिए एक बार ये करंट देता है, एक बार नहीं देता, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर लो और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसे भी अभी सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि बच्चा यदि अपने खुद के लैंग्वेज पर एक्सप्लेन करता है तो पूरे मार्क्स दो। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनको रटा हुआ याद रहता है तभी आंसर लिखने का कोशिश करते हैं, बहुत गलत है। आपके दिमाग में बात क्लियर है, लिखो आप। हाँ, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। सर्किट में कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। देखो एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, या तो आएगा हाफ वेव या तो आएगा फुल वेव। और जब आपका फुल वेव रेक्टिफायर आएगा तो अभी जो आप पढ़े हो उसमें आपको नॉमिनल चेंजेस करना है। ये मैं आपको बताता हूं क्या नॉमिनल चेंजेस करना है, और वो आपका फुल वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्किट 90% सेम टू सेम, कंपेटिवली पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा। वहाँ एक डायोड लगता है, यहाँ पर 2 डायोड लगेगा। ये तो हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगेगा ही, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर हम उसका इनपुट देंगे और ये हमको यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो 2 डायोड बना लें अपन फटाफट। एक डायोड ये है हमारा और दूसरा डायोड नीचे लगेगा। ये एसी करंट का सोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट करंट देंगे, यहाँ से हमको आउटपुट करंट मिलेगा। यहाँ पर हम शो कर देते हैं क्या, ट्रांसफार्मर। इस तरह से डायोड को हम शो कर दें भाई, ये खड़ी लाइन और ये ऐसा है। इस डायोड का नाम D1, इस डायोड का नाम D2, इस तरह से। और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, ये हमारा इनपुट जो कि AC है, और यहाँ पर मिलने वाला है अपने को आउटपुट जो कि क्या होगा, DC होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर काम कैसे करेगा। 90% आप हाफ वेव से समझ चुके हो। अब होगा क्या, सुनो। मैं यहाँ पर इसको करंट दिया पॉजिटिव, ये टर्मिनल हुआ पॉजिटिव, ये टर्मिनल हुआ निगेटिव। तो होगा क्या, ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में आने के कारण इधर से हमको करंट मिलने लगेगा और ये हमको पॉजिटिव करंट मिल जाएगा। ये वाला जो डायोड है उस टाइम वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो निगेटिव है और वो रिवर्स बायस में है, तो पॉजिटिव करंट मिल गया। अब जब हम सेकंड निगेटिव टर्मिनल में जाएंगे तो ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव। तो डायोड D1 हो गया रिवर्स बायस में, बट डायोड D2 किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो अब ये इधर से करंट भेज देगा तो करंट फिर मिल जाएगा। तो पहले वाले केस में जो बीच में करंट नहीं मिल रहा था उसको डायोड D2 सप्लाई कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और इस तरह से हमको ये कंटिन्यूअस करंट मिलता रहेगा और ये बन जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये हमारा मोबाइल का एडाप्टर है या लैपटॉप का एडाप्टर है, या घर में आप कुछ भी वीडियो गेम खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो एलिमीटर भी जिसको बोलते हैं, एलिमिनेटर बोलते हैं, वो सब इसी का सर्किट है। तो ये क्या करता है, एसी को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में। ये कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। और यदि हम इसका ग्राफ देखें, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो अभी जैसे मैं बताया, तो ग्राफ इसका इस तरह से आएगा। ये हमारा इनपुट एसी और नीचे है आउटपुट डीसी। ये कैसे मिलेगा, ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव मिलेगा।
ये अब हुआ क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये फिर ये इसको देख लेना आगे, ये इस तरह से हुआ है, कंटिन्यूअस डीसी हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार इसको कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है, ये कौन सा डायोड दिया, ये वाला, ये डायोड D1 दिया है, इसको D2 दिया है, इसको D1 दिया है, इसको D2 दिया है। तो कई बार ऐसे पूछ देता है कि जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 MCQ में, तो बोल देगा कि 4 नंबर, सिर्फ बोलेगा 4 नंबर, द 4 नंबर आउटपुट इज गिवन बाई डायोड D1, डायोड D2, बोथ नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे काउंट कर लेना, 4 नंबर इज गिवन बाई डायोड D2। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना भी 8 नंबर है 1 3 5 7 9, ये 8 पोजीशन पर, ये कॉम्पिटिटिव में काम आता है। हम जब नीट का तैयारी करते हैं जरूर बताते हैं, अभी भी आपका बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। 8 पोजीशन डायोड D1 के द्वारा दिया गया है, और जितने भी इवन पोजीशन पर आपको करंट मिलेगा वह डायोड D2 द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आने का चांस मेरे हिसाब से, इसका खासकर CBSE बोर्ड में इस क्वेश्चन का आने का चांस 100% है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, चलिए अब हम इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड। देखो क्या होता है, ये जो डायोड हम पढ़े, इस डायोड को अलग अलग पर्पस के लिए बाद में अलग अलग बनाया गया, स्पेशल पर्पस डायोड बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड। तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आपको समझा देता हूं मैं, जो आपको क्या होगा बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या होता है, सबसे पहले तो हम जान लें कि जेनर डायोड ऐसा डायोड है जो ऑलवेज रिवर्स बायस में, देखो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जेनर डायोड वर्क ऑलवेज इन रिवर्स बायस। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जेनर डायोड किस बायस पर काम करता है, तो जेनर डायोड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स सिंबल। इसका सिंबल क्या होता है, इसके सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, देखो क्या, ये तो अपन बना लिए, ये तो डायोड है, आपको पता है इतना डायोड है ये। अब इसके बाद ये वाले लाइन को इधर लेफ्ट साइड में और ये वाले साइड को राइट साइड में ऐसा बेंड कर देना है, ये बन जाता है जेनर डायोड। ये जेनर डायोड का क्या है, सिंबल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वोल्टेज रेगुलेटर, पूरा उसको नहीं पढ़ना है, बस जानो, बस वोल्टेज रेगुलेटर के लिए ये काम आता है। तो रिवर्स बायस में काम करता है, इसका सिंबल ये है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल करने का काम आता है, इसलिए इसको हम रेगुलेटर कहते हैं, क्योंकि जब इसको सर्किट में लगा देते हैं तो हाई करंट को रोक लेता है, लो करंट रहता है तो उसको प्रॉपर फ्लो करता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम आता है। तो ये क्या है, जेनर डायोड है। उसके बाद आप देखो फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, ये फोटो डायोड मतलब जो लाइट पर, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। इसका काम करने का क्या है, पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है फोटो डायोड। फोटो डायोड का सिंबल कैसा होता है, देखो ये क्या करता है, जब लाइट इसमें इमिट किया जाता है, जब इसमें लाइट इमिट किया जाता है तो लाइट इमिट करने पर क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन निकालता है और लाइट इस तरह से, ये हमने क्या किया, इसमें लाइट इमिट किया, ये लाइट है। तो लाइट जब इसमें इंसिडेंट कराया जाता है, जब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट कराया जाता है तो ये क्या है, करंट जनरेट करता है। बाकी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारा चीज पढ़ चुके हो, ये कहलाता है फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड का इस तरह से काम है। नेक्स्ट वन इज लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। बहुत, ये तो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का हीरो है, समझ लो। जब तक एलईडी ना हो हमारे पास कुछ नहीं हुआ। एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, एलईडी इंडिकेटर, एलईडी पूरा एलईडी है, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये ऐसा एक डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट इमिट करता है, मतलब जब इसमें करंट सप्लाई किया जाता है। इसका भी फिगर मैं आपको बता दूं, फोटो डायोड का जस्ट अपोजिट फिगर बनेगा इस तरह से। ये डायोड है सपोज, अब इसमें जैसे करंट सप्लाई किया जाता है तो लाइट क्या करता है, इमिट करता है, मतलब ये लाइट निकालता है। ये
उसमें हम लाइट इंसिडेंट कराए थे, इसमें लाइट बाहर निकलता है, मतलब ये ग्लो होने लगता है। अब एलईडी बल्ब तो हर कोई देखा हुआ है, ठीक है, ये लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। मतलब जैसे ही आपको मालूम है एलईडी बल्ब जो होता है उसमें जैसे हम करंट देते हैं वो लाइट इग्नाइट करता है, मतलब एक्चुअल में ये करंट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड उल्टा करता है, वो करंट एनर्जी को लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज सोलर सेल। अब सोलर सेल तो सबको मालूम है, क्या बताऊं, सोलर सेल में क्या होता है, आपको जो सोलर प्लेट्स होते हैं जो जनरली सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह बनाए जाते हैं उस पर लाइट इमिट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि जंक्शन डायोड विथ द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी में जो हीट होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डायोड को हम क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। और ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, सोलर सेल। यहाँ तक मैंने आपको डायोड को 100% कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड में यही तक सिलेबस है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा हो गया। लेकिन और हमारे कंट्री में बहुत से रीजनल बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें ट्रांजिस्टर भी है, लॉजिक गेट भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ट्रांजिस्टर का कंप्लीट स्टडी, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाऊँगा लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इतना लेक्चर आप बहुत अच्छे से तैयार करके आओगे तभी आपका नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में सीधा आंसर लिख सकते हो। बस ध्यान से सुनना, एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।